नमस्कार, सुर्खियां अखबार के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देखिए आज इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन खबर यही पेरिस ओलंपिक से आई है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। जी हां, हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दो खुशखबरियां एक साथ आज भारत की झोली में आई हैं। हालांकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी कि टोक्यो ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में भी वो अपना जादू दिखाएंगे और सोने पर अपना कब्जा जमाएंगे, लेकिन अरशद नदीम ने रिकॉर्ड जैवलिन थ्रो करते हुए नीरज चोपड़ा को कुछ अंक पीछे ढकेल दिया। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। पेरिस में खेले गए फाइनल में नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर दूर जैवलिन फेंका है। देखिए इस बीच सुरभि आपको न्यूज़पेपर भी दिखा रही हैं। ये सीजन नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा है। नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में मेडल अपने कब्जे में किया है। तो फिलहाल दैनिक जागरण के बिल्कुल पहले ही पन्ने पर आप इस खबर को देख पाएंगे और बहुत शानदार हेडलाइन के साथ में इसकी शुरुआत इस खबर की गई है। चांदी सा नीरज, कांसे सी हॉकी। यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है ये जताने और बताने की कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और खुश खबर भी है, क्योंकि चांदी यानी कि रजत पदक जीतने का काम नीरज चोपड़ा ने जहां एक और जैवलिन थ्रो में किया, तो वहीं अगर पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो उन्होंने भी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया है। और इसीलिए इस हेडलाइन के साथ इसकी शुरुआत की गई है कि चांदी सा नीरज और कांसे सी हॉकी। और दोनों कहीं ना कहीं जो गेम्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हर किसी की निगाह टिकी हुई थी कि दोनों गेम्स में आखिर कैसा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का रहेगा। बिल्कुल सुरभि, कैसा प्रदर्शन रहने वाला है इस पे सभी की निगाहें थी और आज निगाहें सबकी जो देखिए विनेश फोगाट का फैसला भी आने वाला है, या यूं समझिए कि उस पर भी निर्णय हो सकता है, उस पर भी टिकी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए मैं यहाँ पर आपको दैनिक भास्कर का भी फ्रंट पेज दिखा रही हूँ। दैनिक भास्कर ने भी अपने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है। दैनिक भास्कर साफ तौर पर सबसे पदकदार दिन, ये सबसे पदकदार दिन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज इंडिया के पाले में डाला तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर भारत के पाले में डाला है। और इसी के साथ उनका जो एक रिकॉर्ड खिताब है वो उन्होंने कायम रखा है और अपने आप में पूरे देश को गर्व है। और बीते दिन देखिए जिस तरीके से नीरज ने जब सुरभि अपना मैच खत्म किया है और फील्ड से वो शायद उतरे ही होंगे और उनके घर पे पटाखों की आवाज, मिठाई बंटने की आवाज, और सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। बिल्कुल ठीक कह रही पूजा आप, और यही कारण था जिस वजह से हमने वाकई उनके घर के बाहर आतिशबाजियां देखी और साथ ही साथ जिस तरीके का खुशनुमा माहौल था। हालांकि उनके माताजी से जिस वक्त मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक बच्चे ने सिल्वर जीता है, वहीं दूसरे बच्चे ने गोल्ड जीता है और हमें इससे बेहद खुशी है, क्योंकि अपना अपना परफॉर्मेंस हर किसी खिलाड़ी ने दिखाया है। और इस आधार पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक और जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है वो जिस तरीके की कोशिशें करता है, भारत के पाले में अगर कोई खिताब आता है तो वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन नीरज चोपड़ा की माताजी ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दोनों हमारे लिए बच्चे के समान है और अगर ये जीत मिली है नीरज चोपड़ा को तो ये वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और इसी के साथ में वो लाइन याद आती है सुरभि कि भारत और पाकिस्तान एक ही माँ के बेटे हैं, बस जरा सा करवट बदल कर लेटे हुए हैं। सरहद के इधर जाइएगा तो पाकिस्तान है, सरहद के इधर आइएगा तो हिंदुस्तान है, लेकिन एक ही जमीन का, एक ही सरजमी के टुकड़े हैं दोनों। और वही बात तब वापस से निकल करके सामने आई। और देखिए हॉकी ने 52 सालों के बाद इतिहास रचा है। हम उसको भूल गए नीरज के सिल्वर के चक्कर में डिस्कशन में, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 सालों के बाद देखिए 1968 और 1972 का वो मैच याद कीजिए जब इंडिया ने बैक टू बैक मेडल्स हासिल किए थे। लेकिन ऐसा आप 52 सालों से कभी नहीं हो पाया था कि इंडिया ने बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल अपने नाम किया हो। लेकिन अब पिछले टोक्यो ओलंपिक का हाल देखिए, इंडिया ने पदक जीता और अब जो है जाकर के पेरिस ओलंपिक में भी इंडियन हॉकी टीम ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है।
बिल्कुल, तो टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक दोनों में ब्रॉन्ज मेडल इस वक्त हॉकी टीम के पास आ चुका है। और साथ ही साथ जो सेलिब्रेशन हमने देखा, हालांकि इस दौरान पेरिस ओलंपिक में हमने कई खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेते हुए भी देखा, और चाहे हम पीआर श्रीजेश की बात करें तो उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, लेकिन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ लोगों का दिल भी जीतने का काम किया। बिल्कुल, और इससे ज्यादा क्लोजअप, बेहतरीन क्लोजअप नहीं हो सकता मेरे ख्याल से पी श्रीजेश के लिए। उनको यूं ही भारत की दीवार नहीं कहा जाता, और यूं ही नहीं नाच रहे हैं ये सारे इंडियन प्लेयर्स। आपका उत्साह, आपका जुनून और आपका जज्बा, जब आपका सर झुक जाता है सरजमी के लिए, तो सोचिए जब ये 70 मिनट खेले हैं तो देश के लिए खेले। तो बिल्कुल, और यही वो कारण है जिस वजह से हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर किस तरीके का परफॉर्मेंस, क्योंकि अब तक हमारे पास सिर्फ 3 मेडल्स थे, लेकिन अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ में 1 सिल्वर मेडल भी आ चुका है। और एक हॉकी टीम के मेडल जीतने के बाद से ब्रॉन्ज की भी संख्या बढ़कर के 4 हो चुकी है, यानी 4 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर मेडल। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए मनु भाकर ऐसी प्लेयर हैं जिनके हिस्से में 2 ब्रॉन्ज मेडल गए हैं, और इसी के साथ वो पहली भारतीय महिला प्लेयर बन चुकी हैं जिसके खाते में 2 ब्रॉन्ज मेडल गए हैं। और ऐसा 1900 में हुआ था जब ब्रिटिश मूल की एक एथलीट ने अपने नाम 2 मेडल्स किए थे, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले की बात थी। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में मनु भाकर ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने अपने नाम 2 मेडल्स किए हैं। तो बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जब किरण रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया, विचार के लिए जेपीसी को भेजा है, रिजिजू ने इस बात का जिक्र भी किया कि विपक्ष साथ दे, करोड़ों लोग आपको दुआ देंगे। तो वहीं विपक्ष ने बिल को बताया असंवैधानिक। हिंदू ने इस खबर को जगह दी है, और मेरे ख्याल में सिर्फ हिंदू ने नहीं बल्कि लगभग हर न्यूज़पेपर ने इस खबर को जगह दी है। देखिए यहाँ पर हिंदू का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 न्यूज़पेपर्स शो करना चाहूंगी। सबसे पहला ये नव भारत टाइम्स है, जिसमें आप ये साइड कॉलम में देख पाएंगे कि किस तरीके से हेडिंग बनी है। बांग्लादेश का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, और साथ में जिस तरीके से वक्फ बिल जेपीसी के पास गया, विपक्षी बोले ये धर्म के हक पर हमला है। देखिए यहाँ पर एनबीटी ने इस खबर को पहले पेज पे जगह दी है, और ठीक इसी तरीके से भास्कर ने भी, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को यहाँ पर जगह दी है। देखिए यहाँ पर इस खबर को जगह दी गई है। विपक्ष के विरोध के बाद अब वक्फ बिल जेपीसी के हवाले। जेपीसी का रूल क्या होता है वो समझ लीजिए। 10 से 15 मेंबर्स होते हैं, और इसका रूल ये है कि लोकसभा के, राज्यसभा के, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए अगर राज्यसभा के 5 मेंबर्स होते हैं तो लोकसभा के उसमें 10 मेंबर्स होंगे। जस्ट काउंटिंग डबल हो जाती है मेंबर्स की, और वो जेपीसी जो होता है वो पक्ष विपक्ष दोनों के सांसदों को मिला करके बनता है, और इसका जो गठन है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और मौजूदा समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो बिल्कुल देखिए, बीते कल आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इस वक्फ अधिनियम के बिल को पेश किया गया था। हालांकि इस दौरान हमने जोरदार हंगामा भी विपक्ष की तरफ से देखा, और विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा। हालांकि आपने सुप्रिया सुले को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये बिल हमारे पास सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन ये बिल हमारे पास आया मीडिया की तरफ से। तो ये एक नया एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पहले हर बात मीडिया को पहुंचती है और उसके बाद हमें यानी विपक्ष को पता चलता है। इस पर भी विरोध जाहिर किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। विपक्षी दलों का यह तक कहना था, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो हर किसी ने कहा कि इस बिल को लाने से पहले चर्चा किसी प्रकार की नहीं की गई, और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की। और इसी के तहत में जिस तरीके का स्थिति हमने संसद के भीतर देखी थी, जोरदार हंगामा हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार विपक्ष को चुप कराने की कोशिश अपने तर्कों के साथ में संसद के भीतर किरण रिजिजू करते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल, और अब जरा सा अगर आप वक्फ बोर्ड के पूरे इतिहास पर नजर डालेंगे और तमाम चीजों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरे मुद्दे के मामले में। देखिए 1995 के मामले में जाइए, 19
1954 में जब ये अमेंडमेंट सामने आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद मनमोहन सरकार यूपीए 2 ने 2013 में संशोधन किया था। उस दौरान भी बहुत सारे सवाल उठे थे। उस दौरान विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर मुस्लिम कभी भी नहीं रहा है और इस बात से ऐतराज भी नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी ने उस दौरान बहुत ज्यादा हंगामा नहीं किया था और यूपीए 2 ने बहुत ज्यादा संशोधन भी किए थे। लेकिन अब जो एक्ट है, वक्फ एक्ट, उसके अकॉर्डिंग पूरा मामला समझ लीजिए। वक्फ किसी भी संपत्ति को जिसमें अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए 20 सालों से वो नमाज भी वहां पर पढ़ रहा है, उस पे वो आकर के अगर वक्फ कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, या फिर कहीं पर कब्रिस्तान बना हुआ है, कब्रिस्तान के आसपास कोई घर बने हुए हैं, तो वक्फ आकर के अगर कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वक्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी कि वक्फ ये अपनी पॉइंट से क्लियर करे कि ये संपत्ति कैसे हमारी है, बल्कि जमीन के मालिक को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जमीन उसकी कैसे है। और इसके अलावा आप वक्फ के खिलाफ कहीं दूसरी कोर्ट पे भी नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं पर फैसला भी नहीं हो सकता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, कहीं भी नहीं जा सकते। इन्हीं शक्तियों को नियंत्रित करने की बात लगातार हो रही थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का पक्ष समझ लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं, और भी मोइनुद्दीन भी, उन्होंने भी कहा, सपा के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी बोला है कि गैर मुस्लिमों को इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। ये मुद्दा मेरे ख्याल से एक संशोधन का विषय सुरभि है, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म को देखें और सिख धर्म को भी देखें तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रस्ट होते हैं उसमें उन्हीं के समुदाय के लोग होते हैं। इस मुद्दे को छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में जब पेश हुआ तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में मायावती भी उतर आई। उन्होंने कहा कि वक्फ संवेदनशील मुद्दा, केंद्र जल्दबाजी न करे और इस पर विचार विमर्श की जरूरत है। इस खबर को अलग अलग अखबारों ने तरजीह दी है। बीएसपी की प्रमुख है मायावती, और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जो विरोध जाहिर करने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस मामले को लेकर के विचार करना बहुत जरूरी है, राजनीति न करें। तो इस बीच मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति छोड़कर राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह दी है। मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में सोशल मीडिया पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने साफ लिखा, संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह आशंकाएं और आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग समिति को भेजना उचित होगा। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार जल्दबाजी ना करे तो बेहतर होगा। एक और पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, लेकिन अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, इन सब पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। तो फिलहाल इस खबर को आप यहां अमर उजाला के अखबार में देख पाएंगे और इस खबर को पढ़ने के साथ साथ आपको ये समझ में आएगा कि अब तक ऐसे कई विपक्षी दल है जो कि इस संशोधन के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं। हालांकि मायावती की तरफ से कहा गया कि देखिए, जो कुछ भी हो रहा है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल संशोधन कीजिए, लेकिन हर किसी से इस मुद्दे को लेकर के बातचीत जरूरी है। बिल्कुल। और अब देखिए, अब ये पूरा मामला जेपीसी के पास चूंकि चला गया है, तो जेपीसी अगले सत्र तक फैसला सुना सकती है और जेपीसी के जो वक्त की मियाद है वो भी बढ़ाई जा सकती है। कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है, कई जब घोटाले की जांच जेपीसी के पास गई है तो कई बार 6 महीने में ही फैसला आ गया है, लेकिन कई बार जो है मियाद को बढ़ाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष से आहत होकर के धनखड़ ने कुछ देर के लिए छोड़ दिया सदन। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दिया। विपक्ष की अराजकता से आहत सभापति धनखड़ ने सदन छोड़ा और कहा, मुझे हाउस का उतना समर्थन नहीं मिला जितना चाहिए था। राज्यसभा में विपक्ष ने पेरिस ओलंपिक से पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर चर्चा की मांग की। जब सभापति ने अनुमति नहीं दी तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। धनखड़ ने सभी विपक्षी सदस्यों की ओर से आसन के प्रति अनादर दिखाने पर दुख व्यक्त किया है और ये पहली बार नहीं है। जगदीप धनखड़ पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मेरा विपक्ष मजाक उड़ाता है,
मुझे लेकर के कई सारे न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू दिए जाते हैं, मेरी मिमिक्री की जाती है। सदन के बाहर जब मिमिक्री की गई थी उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा जगदीप धनखड़ आहत हुए थे। और आज जब विनेश फोगाट के लिए चर्चा की मांग की गई तो उस दौरान कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही को संचालित करने से इनकार तक कर दिया जगदीप धनखड़ ने और वो बाहर भी चले गए। सुरभि, बिल्कुल, तो देखिए लगातार ये कोशिश की जाती है संसद में कि तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की जा सके, लेकिन मामला कैसे सामने आता है और जब विपक्ष लगातार हंगामा करता है तो हंगामे की भेंट भी कई बार हमने सदन को चढ़ते हुए देखा। इस बीच में नाराज हुए जगदीप धनखड़, माफ कीजिएगा, और जगदीप धनखड़ ने उसके बाद से खुद भी हाथ जोड़ते हुए हर किसी से कहा कि अब मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि इस प्रकार से संसद चल सकती है और मुझे बेहद ही आहत हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार मैंने अब तक सांसदों का देखा, उन्हें थोड़ा सा सभ्य तरीके से पेश आने की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के वर्तमान स्थिति के हिसाब से जो संसद चल रही है, ऐसी व्यवस्था को देखते हुए, ऐसे व्यवहार को देखते हुए, मैं और इस कुर्सी पर कुछ समय के लिए नहीं बैठना चाहता हूँ। और उन्होंने हाथ जोड़े सभी के सामने और वो आगे बढ़ गए। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा चेक का निपटान, ये शक्तिकांत दास ने कहा है। आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और जोखिम कम करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला माना जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चेक संशोधन को दुरुस्त करने और निपटान जोखिम कम करने और साथ ही ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के मकसद से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है। यानी कि जो लंबा समय पहले लगता था चेक क्लियर होने में, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती थी तो ऐसे में उस समस्याओं का निपटारा अब जल्द किया जा सकेगा। बिल्कुल, देखिए पहले आप जब चेक सबमिट कराते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और चेक क्लियर होने में काफ़ी लंबा समय लगता था। लेकिन अब आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि हम इस तरीके की व्यवस्था जो है लागू करने जा रहे हैं। सीटीएस व्यवस्था ये लागू होगी जिसके तहत बैच में प्रसंस्करण की जगह कारोबारी समय में निरंतर आधार पर निपटान की व्यवस्था की जाएगी। तो बिल्कुल लगातार देखिए ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो अब तक लोगों को दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें ना हो पाए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बूंदाबांदी ने एक बार फिर से उमस बढ़ा दी है। आज आईएमडी ने बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। सुबह से राजधानी में बारिश हो भी रही है और इस खबर को भी अलग अलग अखबारों में जगह दी गई है। तो आईएमडी से पहले भी कई जगहों के लिए अलर्ट जारी कर चुका है और आज भी भारी बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं। तो इस बीच आपको बता रहे हैं कि बूंदाबांदी ने उमस बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री कम रहने की आशंका है। 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान दिया गया था कि आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, गर्जन वाले बादल बनने और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। तो बारिश हो सकती है, बारिश का मौसम है, होनी भी चाहिए बारिश, और अभी नहीं होगी तो जो बारिश की फसल है वो भी खराब हो जाएगी। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम शहर में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं, लेकिन हाँ अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ से संबंध रखते हैं सुरभि, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से एहतियात है। क्योंकि देखिए बादल फट रहे हैं कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आपको वहां पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और पूजा देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, अब हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में एक बार फिर से भारी बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। 97 सड़कें अब तक बंद कर दी गई हैं क्योंकि कई जगहों से पहाड़ से चट्टानें दरक रही हैं और ऐसे में कई रास्ते जो कि पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और वो रास्ते इस वक्त बंद हो चुके हैं। मलबे का ढेर इस वक्त सड़कों पर लगा हुआ है। सड़कों को दुरुस्त करने का काम जारी है। लगातार जो लोग फंसे हुए उनको भी बचाने के और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश भी एक और की जा रही है। तो देश के तमाम हिस्सों में मानसूनी बारिश का कहर अभी भी देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त भारी बारिश का दर्द झेल रहे हैं।
बिल्कुल। और बीते दिन देखिए हिमाचल के समेज में जिस तरीके की तबाही सामने आई थी, शिमला, मंडी, बिलासपुर, चंबा, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से भारी तादाद में नुकसान हुआ है, कई लोग बेघर हो गए हैं। और वायनाड में भी देखिए तबाही का मंजर देखने को मिला है। और लगातार न्यूज़ इंडिया अपील कर रहा है, हम आपसे अपील कर रहे हैं, और सुरभि भी मेरे ख्याल से अपील यही करेंगे जो मैं कर रही हूँ, कि आप पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ दिनों के लिए अवॉइड ही कीजिए। अगर आप बाहर पर्यटन के लिए भी जाना चाहते हैं तो नदी के किनारे वाले क्षेत्रों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय अगर आप प्रयागराज भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। देखिए हम तस्वीरें देख भी रहे हैं कि माँ गंगा जो है वो नदी के किनारे जो हनुमान जी हैं उनका अभिषेक कर रही हैं। और यानी कि इनडायरेक्टली देखिए अगर वाराणसी की बात कीजिए तो वाराणसी में भी जलस्तर बढ़ गया है, प्रयागराज में भी हर जगह जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो वहीं हम बात बांग्लादेश की करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में नई सरकार ने कार्यभार तो संभाल लिया है, यूनुस अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन इस खबर को जहां अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से छापा है, और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कल ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की। इससे पहले एक विद्रोह के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा, और क्योंकि हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश पूरी तरीके से आग के लपटों में घिरा हुआ था, जगह जगह पर पत्थरबाजियां की जा रही थी, हिंसा भड़क रही थी, और इसी दौरान शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की गई और उन्होंने इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद से उन्होंने अभी फिलहाल भारत में शरण ली हुई है। बिल्कुल, भारत में शरण ली हुई है। और शेख हसीना के बेटे से भी न्यूज़ इंडिया ने बातचीत की थी, और न्यूज़ इंडिया की बातचीत में शेख हसीना के बेटे ने साफ तौर पर कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरीके की अस्थिरता देखने को मिल रही है वो अस्थिरता चिंताजनक है। और फिलहाल इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।